हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। क्लास की टाइमिंग में एक बार आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस सेम है। रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को। और दोपहर के 12 बजे मैं लाइव क्लास लेती हूँ, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत क्लास 11 का पार्ट 1 बुक कंप्लीट हो चुका है। आज कल से पार्ट 2 स्टार्ट होगा। और पार्ट 1 में 5 चैप्टर है, जिसको मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन जो भी एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे कवर करवाया हुआ है। और कल से पार्ट 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पे डेली टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड सोशोलॉजी का टेस्ट होता है। टेलीग्राम पर टेस्ट शाम के 6 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 का होता है और 6:30 बजे से जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का होता है। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप के साथ जुड़ते हैं उनके लिए यह टेलीग्राम का टेस्ट बिल्कुल ही फ्री रहता है। तो आप लोग ज़रूर पेड ग्रुप के साथ ज्वाइन होइए। मिनिमम फीस रखी गई है, जहाँ पे आप लोगों को जीके जीएस का स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ पेपर 3 जो आपका है सोशोलॉजी, उसका भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जीके जीएस की बात की जाए तो कल से आप लोगों का लूसेंट का भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे लूसेंट के बुक से हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत 80 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए, क्लास को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए और आउट ऑफ 80 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसको क्या कहते हैं। जब परिवार को व्यक्तियों का एक गठित समूह के रूप में देखा जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, समिति, संस्था, समुदाय या बाह्य समूह। तो उसे क्या कहा जाता है, समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समिति कहा जाता है। परिवार व्यक्तियों के एक समूह के रूप में हम लोग इसे समिति के रूप में, तथा उनके बीच जो निर्मित कार्य प्रणालियां होती हैं उसका जो स्वरूप होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 तरह का बोला जा रहा है कि जब परिवार को व्यक्तियों का एक समूह के रूप में देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, समिति हो जाता है। लेकिन उसी के बीच जब कार्य प्रणाली के बारे में बात आए, जो उसमें निर्मित जो कार्य प्रणालियां हैं वो क्या हो जाएगा, संस्था हो जाएगा। तो इसलिए परिवार को समिति एवं संस्था दोनों ही बोला जाता है कि परिवार क्या है, समिति भी है और संस्था भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है। केवल संस्था का उदाहरण हम किसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विवाह। मैं आपको जो डायरेक्ट आंसर है उसके बारे में बता रही हूँ, और जिस क्वेश्चन को मुझे डील करके आपको बताना होगा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, मैंने वह उसको बताते हुए जाऊंगी। तो देखिए, संस्था का उदाहरण पूछ रहा है कि केवल संस्था है, तो वो क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। संस्था की अगर विशेषताओं के बारे में बोला जाए कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये संस्था है, तो उसमें विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, संस्था के अंतर्गत विचार या आवश्यकताएं रहती हैं, एक अलग ढांचा या संरचना होता है, संस्था व्यक्तिगत नहीं होता है बल्कि कैसा होता है, वो सामाजिक होता है, ठीक है। और ये जो हमारे भूतकाल के अनुभवों के आधार पर संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, उसे स्थापित किया जाता है, समाज द्वारा इसे एक सहमति प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, संस्था कहलाता है। इसलिए आपका जो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि संस्था क्या है, तो जैसे आपका पाठशाला हो गया, परिवार हो गया, ऐसे जो भी है वो समिति एवं संस्था दोनों के गुण रखते हैं, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या भी होती है। समिति की विशेषता होती है
क्लब जो होता है वो समिति होता है, लेकिन विवाह जो है वो केवल संस्था है। पाठशाला, परिवार, समिति और संस्था दोनों है। क्लब समिति हो जाएगा, लेकिन विवाह केवल क्या है, संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है। समुदाय की विशेषता नहीं है। व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम। तो कोई भी समुदाय जो होता है ये तीनों ही इसकी विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ये राइट हो जाएगा। समुदाय की अगर विशेषताओं के बारे में बोले जाए, किसको आप समुदाय बोलिएगा, तो कोई एक निश्चित क्षेत्र होता होगा, उस क्षेत्र में जो लोग रहते होंगे उनके बीच सामुदायिक भावना देखने को मिलती है, उनका सामान्य जीवन एवं संस्कृति रहता है, हर समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास यहाँ पे देखने को मिलता है, स्थायित्व की भावना देखने को मिलती है, यहाँ पे लोगों का, मनुष्यों का समूह रहता है। ठीक है, मूर्त रूप होता है, हम इस रूप को देख रह सकते हैं। जो भी समुदाय होता है उसका एक व्यापक उद्देश्य के कारण उनका गठन होता है। सामान्य नियम व्यवस्था रहती है, अनिवार्य सदस्यता समुदाय की रहती है, और उसमें आत्मनिर्भरता के साथ ही साथ साधन एवं साध्य दोनों ही मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। समुदाय का उदाहरण हम किसको कहेंगे? छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत, इसमें से कौन सा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों बोला जा रहा है कि समुदाय का जो आधार है, समुदाय के आधार में मैकआइवर एवं पेज ने इसके संदर्भ में बताया था कि कोई निश्चित क्षेत्र होगा, सामुदायिक भावना होगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुदाय का उदाहरण कौन सा है, तो छात्र संघ, रोटरी क्लब एवं गांव पंचायत में इन दोनों तत्वों का क्या होता है, अभाव होता है। किसका? तो निश्चित क्षेत्र का और सामुदायिक भावना का। अतः हम कह सकते हैं समुदाय नहीं, बल्कि ये सब किसके उदाहरण है, तो ये सब आपके समिति के उदाहरण। किसके उदाहरण है? समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की थी? एशियाई समाज, ये कीवर्ड हो गया। ये किनके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के जो तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। वे कौन कौन से हैं? एशियाई समाज, पुरातन समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज। क्वेश्चन है कि सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे है, किसका प्रयोग वे नहीं किए हैं? तो चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति या अभौतिक संस्कृति। तो सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है, जो एक क्रम से परिवर्तित होती है तथा इंद्रियपरक के बाद भावात्मक और इंद्रियपरक, इन दोनों के बीच एक अवस्था का निर्माण करती है, जिसको कि क्या बोला जाता था? आदर्श अवस्था। तो इस प्रकार जो सोरोकिन ने थे वे केवल 3 प्रकार के संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं। वे 3 प्रकार कौन सा है? इंद्रियपरक, जिसको चेतनात्मक बोला जाता है, आदर्शात्मक और भावात्मक, ये 3 प्रकार। जबकि भौतिक और अभौतिक संस्कृति आर्गबर्न एवं निमकॉफ का है। ठीक है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के संदर्भ में बात किसने की है? तो आर्गबर्न तथा निमकॉफ ने। ये उनका कीवर्ड हो जाएगा। बल्कि चेतनात्मक, विचारात्मक, ये सब किनका हो जाएगा? तो ये सब आपका सोरोकिन का हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? सामाजिक परिवर्तन किसको कहेंगे? संस्कृतिकरण को, समाजीकरण को, परकीकरण को या एकीकरण को, किसको कहेंगे? आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध जो है वो सामाजिक परिवर्तन से है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण ये जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई थी? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई थी। संस्कृतिकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियों या जनजातीय समूह अथवा उच्च एवं निम्न कही जाने वाली
जातियों की दिशा में जो अपना परिवर्तन करते हैं, ठीक है, जो निम्न जाति के लोग रहते हैं वो अपने से जो द्विज जाति हैं उनके रहन सहन रीति रिवाजों को ग्रहण करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आपका संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत, भूमिका संकुल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रोल सेट, ये अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट किंग मर्टन जी के द्वारा। किनके द्वारा? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया था। इसमें वे बोलते हैं कि जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका जो स्थिति समुच्चय में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि स्थितियां जो होती हैं, स्थितियों के अनुसार ही व्यक्ति की भूमिकाएं होती, इसलिए एक व्यक्ति की जितनी स्थितियां होंगी उतनी ही उसकी भूमिकाएं होंगी, उतना ही उसका रोल सेट होगा। ये किनके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। भूमिका का वर्गीकरण संवादात्मक और गैर संवादात्मक किनके द्वारा किया गया है? तो SF नडाल के द्वारा। संवादात्मक और गैर संवादात्मक ये कीवर्ड है, ठीक है, किनके द्वारा किया गया है? आपका SF नडाल के द्वारा। संवादात्मक भूमिका क्या होता है उसको अगर बात किया जाए, जैसे संवादात्मक जो भूमिका होता है वो हमेशा पूरक भूमिका के साथ जुड़ा होता है। जैसे पति तभी होगा जब उसकी पत्नी होगी। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती है जिसमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कोई फकीर हो गया, कोई साधु हो गया, कोई कवि हो गया, कोई विद्वान हो गए, ये सब स्वतंत्र भूमिका में रहते हैं, जिसको कि गैर संवादात्मक मतलब गैर रिलेशन वाला बोला जाता है। और जो संवादात्मक होगा वो रिलेशन के साथ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने दी? परिस्थिति अनुक्रम कीवर्ड हो गया। ये अवधारणा परिस्थिति अनुक्रम यानी कि स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा किनके द्वारा दी गई? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि लिल्टन ने प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के बारे में, प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थितियों के बारे में अपना भेद किस पुस्तक में दिया था? उनकी कौन सी पुस्तक थी? द स्टडी ऑफ मैन में। किस में दिया था उन्होंने? द स्टडी ऑफ मैन। ये पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी? तो 1936 में। 1936 में इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। कैसे होता है? जब वो संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए होता है। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो कि 1944 में आई थी, उसमें प्रकार्यात्मक की अवधारणा देते हुए बताया था कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व, संस्कृति के अंतर्गत जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? संस्थाओं तथा व्यक्ति दोनों के लिए प्रकार्यात्मक होते हैं। प्रकार्यात्मक का मतलब हो गया कि उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, उसको मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासवादी सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टीवर्ट, लेकिन साथ ही साथ जो लेस्ली वाइट है वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों ही थिंकर इसमें आएंगे नव उद्विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? दबाव सिद्धांत के साथ कौन जुड़े हुए हैं? कौन से सिद्धांतकार हैं जो जुड़े हुए हैं? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ, कोजर, टाइनबी एवं स्पेंगलर। तो मेनली क्या होता है, जो दबाव सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन का दबाव सिद्धांत, इसमें कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था उसको उन्होंने किन्होंने लिया था? तो राल्फ डेहरनडॉर्फ ने दिया था। यहाँ पे जैसे कार्ल मार्क्स ऑप्शन नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेहरनडॉर्फ, क्योंकि डेहरनडॉर्फ ने भी संघर्ष का आधार बताया था, ठीक है, संघर्ष का आधार राजनीति को बताया था। उनके अनुसार संघर्ष का कारण सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है, इसलिए उनका जो सिद्धांत था वो उत्पीड़न का सिद्धांत या दबाव सिद्धांत, जिसको कि थ्योरी ऑफ क्योर्कियन कहा जाता है, ठीक है, COERCION, क्योर्कियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है? नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर आधारित कौन सा अध्ययन है? ये किनके द्वारा दिया गया है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज या इंडियाज चेंजिंग विलेज, किनके द्वारा दिया गया है? तो श्री श्यामा चरण दुबे ने भारत में किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था
और उन्होंने भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन, किसका, तो नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन से संबंधित अपने सिद्धांत को वे दिए थे उनकी पुस्तक इंडियाज चेंजिंग विलेज में। किसमें, इंडियाज चेंजिंग विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कबर्ट ने अपना सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किन पदों का प्रयोग नहीं किया है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का वे प्रयोग नहीं करते हैं आर्कबर्ट। तो आर्कबर्ट ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, जो कि 1922 में आई थी, संस्कृति का वर्गीकरण करते हुए इसको दो भागों में बताया था। पहला था भौतिक संस्कृति, दूसरा था उन्होंने अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जितने भी मूर्त जो वस्तुएं हैं वे सभी आते हैं, जैसे जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। और अभौतिक संस्कृति के अंदर अमूर्त वस्तुएं आएंगी। क्या आएंगी, अमूर्त वस्तुएं आएंगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी प्रति संस्कृति नहीं किया था, प्रति संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति ये सब का नहीं प्रयोग किए थे, बल्कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का प्रयोग वे किए थे। नंबर 17 पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत माना गया है किनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड टाइनबी। साथ ही साथ विल्फ्रेड पेरेटो, स्पेंगलर, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारक समूहों में कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन का रेखीय दृष्टिकोण बताता है। रेखीय दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ टीआरई के एग्जाम में। तो अगस्त कॉम्ट, आर्गवन और मार्क्स जो है वो सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है रेखीय, एक होता है चक्रीय। रेखीय परिवर्तन वो होता है जब परिवर्तन क्रमबद्ध तरीके से एक ही दिशा में निरंतर चलता है। ठीक है, इसमें जो विद्वान जुड़े हुए हैं उसमें अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मार्गन, बेकोफन, टाइलर, हेडन, लेवी ब्रूहर, आर्गवन ये सभी आते हैं। और चक्रीय परिवर्तन में विचारकों का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है, और ये जो स्थिति है वो बार बार दोहराई जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास भी लिया था उसके अंतर्गत बताया था। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं। तो विल्फ्रेड पेरेटो, सोरोकिन, टाइनबी, स्पेंसर ये सभी आते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, मान लीजिए ये चक्र के जैसा है। तो ऊपर में कौन है, जिसको अगर हम लोग राजनीति के साथ जुड़े तो ऊपर में आपका जो अभी सत्ता में है, जो भी सत्ता में पार्टी है सेंट्रल में, उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, कि ये पार्टी कोई ए पार्टी है जो अभी सत्ता में है, और नीचे में आपका क्या रहेगा, कोई बी पार्टी है जो कि विपक्ष में है। अब ए जो पार्टी है हम लोग इसको राजनीति के साथ ही जोड़कर देख सकते हैं कि ये जब तक अच्छा काम करेगा, देश के लिए भला करेगा, लोगों को रोजगार देगा, तब तक तो वो सत्ता में बड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, ठीक है, तो फिर जब इलेक्शन आएगा तो क्या होगा कि जो जनता है इसको नहीं चुन के उस किसको मौका दे देगी, बी को दे देगी। तो फिर ये बी कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका परिवर्तन फिर ये नीचे आएगा। अब बी को अगर सत्ता में चुना गया है क्योंकि ए ने काम नहीं किया था, तो बी को अगर जो पक्ष में, जो सत्ता पक्ष में लाया जाता है, अगर ये भी काम नहीं करेगा तो फिर इसको भी मतलब सत्ता में नहीं लिया जाएगा, इसको भी वोट नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो चक्र चलते ही रहता है, जिसको कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या कहा जाता है। इसमें आप क्या जाएंगे, विल्फ्रेड पेरेटो, सोरोकी, टाइनबी और स्पेंसर। क्वेश्चन है कि सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया था सामाजिक संघर्ष के संदर्भ में। तो कोजर ने, किसने दिया था, कोजर महोदय के द्वारा दिया गया था। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डेहरनडॉर्फ एवं पार्सन्स का विरोध करते हुए, डेहरनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स ये तब संघर्षवादी सिद्धांत के विचारक तो हैं ही, उन्होंने संघर्ष संबंधी अपने सिद्धांतों को दिया ही था। लेकिन जो कोजर महोदय वे बोले थे कि नहीं, संघर्ष जो है वो समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। उन्होंने संघर्ष को भी उन्होंने अच्छा बताया था, इसलिए टर्नर ने इन्हें संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है। किसको, तो कोजर महोदय को। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में संघर्ष सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो
तो आपके इसमें कार्ल मार्क्स आ जाएंगे, कोजर आ जाएंगे, डेहरनडॉर्फ आ जाएंगे। ये सभी इसके साथ जुड़े हुए जितने भी थिंकर है, कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, कोजर, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? नीत्शे महोदय का। ये प्रभुत्व की इच्छा का होना, यह कथन किनका है? नीत्शे का है। क्योंकि संघर्ष का होना, संघर्ष को प्रकार्यवादी किसने माना था? तो लुईस कोजर ने माना था। और ये कथन भी किससे जुड़ा हुआ है? तो नीत्शे महोदय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? किसको हम संस्कृति का तत्व नहीं मानेंगे? तो स्तरीकरण को जो है वो संस्कृति का तत्व नहीं है। संस्कृति के प्रमुख तत्वों के बारे में बात की जाए तो प्रतीक, मूल्य, मानदंड, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन स्तरीकरण नहीं रहेगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो सांस्कृतिक विलंबना आर्गमन के द्वारा, प्रौद्योगिकी विलंबना मैकाइवर के द्वारा दी गई है। जो आर्गमन महोदय थे, अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1900, बताइए आप लोग, मैं सोशल चेंज पुस्तक का रचना काल बताइए कि उन्होंने इस पुस्तक की रचना कब की थी। मैं अभी बताऊंगी नहीं, मैंने बताने जा रही थी लेकिन अभी बताऊंगी नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्लास को भी देखते हैं कि नहीं ध्यान से। नेक्स्ट है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में होती है, तब उसको क्या कहा जाता है? दूसरों के प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया में होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। प्रसार किसी वस्तु, विचार, पार्थिव अपार्थिव तत्व होते हैं, उसमें फैलने की प्रक्रिया होती है। और पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है कि जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के तत्वों को क्या करती है? ग्रहण करती है। ठीक है, तो वो पर संस्कृति ग्रहण होता है। संस्कृतिकरण भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? यह कथन किनका है? तो श्रीनिवास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपसंस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उपसंस्कृति या प्रणालियों को नकारती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे प्रति संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति संस्कृति कहा जाता है। अंतर समूह बाह्य समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो समनर महोदय के द्वारा। किनके द्वारा? अंतर समूह बाह्य समूह की अवधारणा समनर महोदय के द्वारा। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे किया जाता है? तो इसका जो संदर्भ समूह मतलब तुलनात्मक, हम लोग तुलना करते हैं, उस ग्रुप के साथ तुलना करते हैं जिसका कि हम लोग सदस्य बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तुलनात्मक अवबोध से जुड़ा हुआ है। किससे? तुलनात्मक अवबोध से जुड़ा हुआ है। और संदर्भ समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो मर्टन के द्वारा। किनके द्वारा दी गई थी? मर्टन के द्वारा दी गई थी। उनकी जो पुस्तक थी अमेरिकन सोल्जर, इसमें उन्होंने दिया था। समूह को अंतर समूह बाह्य समूह में किसने वर्गीकरण किया है? तो अंतर समूह बाह्य समूह की जो अवधारणा है वो किनके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा। आपके ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा WG समनर के द्वारा, अंतर समूह बाह्य समूह। नेक्स्ट है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? कि प्राथमिक समूह क्या है? ये मानव स्वभाव की पोशिका है। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कूले के द्वारा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किनके द्वारा दिया गया है? कूले महोदय के द्वारा दिया गया। कूले महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह पद को प्रचलित किसने किया था? तो संदर्भ समूह जो है ये सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन के द्वारा दिया गया था, फिर मर्टन ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? संदर्भ समूह नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि संदर्भ व्यक्ति। संदर्भ समूह की अवधारणा तो हाइमन के द्वारा दी गई थी, और संदर्भ व्यक्ति ये जो अवधारणा है ये आपका दिया गया था न्यूकॉम के द्वारा। किनके द्वारा? न्यूकॉम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेंजी ने आर्डगार्ड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया था?
तो मैकेंजर ने एडगर पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को हित समूह कहा था। क्या कहा था? हित समूह कहा था। नेक्स्ट, समूहों की को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में विभाजित किसने किया था? तो वार्ड महोदय ने। किसने किया था? वार्ड महोदय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा था? शीत जगत किनके द्वारा बोला गया था? तो लैंडिस के द्वारा। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो कूले ने। ये सब कीवर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है वो युवा गृह को रंग बंग के नाम से जानती है? तो भेटिया जनजाति। स्थानांतरित कृषि किस समाज की विशेषता है? स्थानांतरित कृषि, तो ये आपका जो स्थानांतरित कृषि है ये जनजातीय समाज की विशेषता है। ठीक है, कैसी? तो जनजातीय समाज की विशेषता हमें देखने को मिलती, जो कि खानाबदोश जनजातियां होती हैं, वो जंगल को काटकर खेती के योग्य बनाती है, वहाँ पे कुछ वर्षों तक खेती करते, कुछ समय तक खेती करते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। हम लोग के देश में यहाँ पे इसको झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियां नहीं है? कहाँ पे आपको अनुसूचित जातियां देखने को नहीं मिलेंगी? तो आपके ऑप्शन है, मेनली आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तो इसमें से आपका जो नागालैंड है इसमें अनुसूचित जातियां नहीं है, और जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, इस सब में अनुसूचित जनजातियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? तो 1980 में। कब की गई थी? समन्वित जनजातीय विकास परियोजना 1980 में आरंभ की गई थी। भारत की भूमि जनजातियों का अध्ययन किसने किया था? तो सुरजीत सिन्हा ने। किसने अध्ययन किया था? सुरजीत सिन्हा ने भूमि जनजाति का अध्ययन किए थे। और ओराव जनजाति का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? तो एस.सी. राय ने। कमार जनजाति का अध्ययन किया था एस.सी. दुबे ने। बैरियर एल्विन जो थे वो किसका अध्ययन किए थे? बेगा एवं मुड़िया जनजाति का। नेक्स्ट है, भारत के अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़ा हिंदू शब्द का प्रयोग किया था? पिछड़ा हिंदू किसने प्रयोग किया था? तो जी.एस. घुरिये के द्वारा बोला गया था कि ये जो जनजाति है वे और कुछ नहीं बल्कि पिछड़े हिंदू हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? सामाजिक विभेदीकरण का, तो जो लिंग होता है ना वो जैविक रूप में होता है, तो ये सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण होता है। बाकी आपका वर्ग, भूस्वामित्व, शक्ति, ये सब सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये किनके द्वारा दिया गया था? तो किंग्सले डेविस और W.E. मूर के द्वारा। प्रभु जाति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? किसको हम लोग क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण करेंगे? तो क्षैतिज जो गतिशीलता है वो एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, मतलब वही पोस्ट पे ही होगा, तो वो क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत। उसके पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए सामान्यीकृत अन्न, ये किनके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में उन्होंने सामान्यीकृत अन्न और विशिष्ट अन्न की अवधारणा दी थी। सामान्यीकृत अन्न मतलब जनरलाइज्ड अदर, और विशिष्ट अन्न मतलब स्पेशलाइज्ड अदर की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो ये आपका अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? पिछड़े वर्गों के कल्याण से कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4). भारत के किस राज्य में जनजातियां जनसंख्या सर्वाधिक है? कहाँ पे अधिक हमें देखने को मिलती है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बोला गया है कि नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय है? मातृवंशीय जनजातियाँ कौन सी हो जाएगी? तो खासी, गारो, ये सब आ जाएंगी मातृवंशियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मातृवंशियों के अंतर्गत।
नेक्स्ट है किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया था। तो वे 2 कौन से स्वरूप थे? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक की बात किम्बाल यंग करते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक की बात करते हैं बोगार्ड्स महोदय करते हैं। और बोगार्ड्स और वीर स्ट्रीट दोनों ही इसके बारे में बात करते हैं। संगठित असंगठित आपका गुरविच और मूर करते हैं। चेतन अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख चार्ल्स कूले करते हैं। तो ये सभी कीवर्ड है, ठीक है, ये सभी कीवर्ड है, ये सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, सारा ही ये सब कीवर्ड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना यह कहकर परिभाषित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, और ये किनके द्वारा दिया गया था? तो पार्सन्स महोदय के द्वारा। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, कहाँ पे क्रियाशील होता है? तो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकारों में। सामाजिक गतिशीलता का क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्णन किया था सामाजिक गतिशीलता को? तो ये क्षैतिज और उदग्र की बात कौन करते हैं? सोरोकिन करते हैं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सोरोकिन का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से आपका किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा दी थी? प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका लिमट के द्वारा, किसने द्वारा दिया था? लिमट के द्वारा। नेक्स्ट है कि उदीयमान जाति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? ये कीवर्ड हो गया उदीयमान जाति। उदीयमान जाति की अवधारणा आपका इसमें एम.एन. श्रीनिवास का भी नाम आता है, कोठारी का भी नाम आता है, ठीक है, उदीयमान जाति की अवधारणा के अंतर्गत। तो कोठारी यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है किसने यह मत व्यक्त किया है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूपों के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वो एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? तो ये कथन किसका है? लुईस अल्थुजर का। लिच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया है वो क्या है? तो लिच और बेली ने जाति को एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन, उदाहरण कैसा उदाहरण है? तो यह नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। किसका है? नकारात्मक नियंत्रण। नेक्स्ट है लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंध नहीं है? किसको हम कृषक समाज व्यवस्था के अंतर जो तृतीयक उद्योग रहता है वो कृषक समाज के अंतर्गत नहीं आता। बाकी आपका जाति संयुक्त परिवार कुटीर उद्योग ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की है। सर्वोदय योजना किनकी है? तो जयप्रकाश नारायण की है। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया। कौन हो जाएंगे? एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम पूछा जा रहा है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी। सबसे पहले था 1951 1956 के समय का, और यहाँ पे 8वां पूछा जा रहा है। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका हो जाएगा 1992-1997, क्योंकि उसके पहले बीच में 2 साल का गैप रह चुका था, कोई राजनीतिक अस्थिरता हुई थी जिसके कारण। तो 1992-1997 हो जाएगा, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? तो पूंजीवाद की आर्थिक संस्था के अंतर्गत ये चारों ही ऑप्शन हो जाएगा। बृहत स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल यांत्रिकी, ये सभी पूंजीवाद से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नियोजन तार्किक
नियोजन अतार्किक एवं तार्किक श्रेष्ठता है, ये किनके द्वारा कथन है? तो कार्ल मैनहाइम का ये कथन है। भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वो कौन सा सिद्धांत होता है? तो उसको न्याय के साथ वृद्धि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो अंतिम उद्देश्य था रहन सहन की दिशा में ऊंचा उठाना। भारत में कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कारखाना अधिनियम जो है वो 1948 में पारित किया गया था। उसके बाद द्वितीय कारखाना अधिनियम 1956 में बनता है और इसमें फिर बाद में भी और भी परिवर्तन होते हैं। समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित हैं। इसमें कौन सा सम्मिलित है? फांसीवादी सामाजिक नियोजन। कौन सा? फांसीवादी सामाजिक नियोजन सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन में दिए गए सही कूट का सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा? विलियम एस गॉड के द्वारा। विलियम एस गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति इस शब्द का वे प्रयोग किए थे। परंतु हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाएगा तो ये N.E. बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शब्द का बोल रहा है कि प्रयोग किसने किया था, तो आपका विलियम गॉड हो जाएंगे। और हरित क्रांति का जनक बोला जाएगा तो ई बोरलॉग को माना जाता है। और वहीं पर अगर बोला जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये तीनों चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किसने धर्म का आत्मवादी सिद्धांत दिया था? तो आत्मवादी सिद्धांत टाइलर के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? टाइलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है, पवित्र और पार्थ यानी प्रोफेन की अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खिम ने दी है। ये सब कीवर्ड हो जाएगा। भूमि का मोल भाव की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? भूमि का मोल भाव की अवधारणा तो विलियम गुडे के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो निकटाभिगम निषेध ये भी मतलब प्रतिबंध से है, बहिर्विवाह भी है, अंतर्विवाह भी है, लेकिन आपका जो बहुपति विवाह है कोई किसी प्रकार का निषेध से संबंधित नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आप लोग को सेशन अगर हेल्पफुल लगी है तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।